बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। महंगाई या फिर गलत हिकमत अमली, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वहां की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने बाजी पलट दी, उनकी जमात ने बाजी पलटी, किताब सब पर भारी रही। अब इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद बयानात सामने आ रहे हैं, उनके वुज़रा के, उनके रहनुमाओं के। कुछ वुज़रा और कुछ केपीके के रहनुमाओं ने यह कहा कि महंगाई हार की वजह बनी, जबकि प्राइम मिनिस्टर अब से चंद हफ्तों पहले तक वाज़े लफ्ज़ों में ये कहते रहे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ये दुनिया के सस्ते तरीन मुल्क में महंगाई हार की वजह आखिर कैसे बन गई? और अब प्राइम मिनिस्टर ने बहरहाल गलती का एतराफ़ करते हुए ये कहा कि टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम हुई, या टिकट की जो तकसीम की गई उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं। इन गलतियों को सुधारेंगे, अगले मरहले की निगरानी मैं खुद करूंगा और हम पलट कर वापस आएंगे और फतह हासिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अगले मरहले में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? जिस तरीके से उनके अपने मुतादिद वुज़रा, रहनुमा, MNA सामने आए और कहा कि हमारे हल्के से हमने देखा PTI का MNA MPA JUIFA के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ? एक हल्के से चार चार उम्मीदवार अगर आए तो क्यों आए? क्या पार्टी आपके कंट्रोल में नहीं है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा PTI अगर कमजोर होती है तो फिर मुल्क भेड़ बकरियों के हाथ में चला जाएगा। मरियम नवाज की कोई सियासी हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत सियासी बोनों जैसी है। और इस पर JUF ने और दीगर जमातों ने काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी दिया। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो उस बयान में कितना वजन है, और क्या ये बयान मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को लेकर और उन्होंने TLP का भी जिक्र किया, कहने लगे इन दो जमातों का आना मुल्क की बदकिस्मती होगा अगर ये लोग ऊपर आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा ज़ुमानी बयान, टाइमिंग कितनी अहम है इसकी, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले दिन ही कह दिया था ये चूचू का मुरब्बा है और इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। मुल्क चलाने के लिए तजुर्बा चाहिए होता है, हिकमत अमली चाहिए होती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। क्या कोई फार्मूला आसिफ जरदारी साहब के पास है मुल्क को मौजूदा बहरानों से बाहर निकालने का? मरियम नवाज साहिबा ने भी आज कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए बेचैन है, बेताब है। क्या अगले इंतखाबात से पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, या आएंगे, या फिर आ रहे हैं? प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली कादिर खान मदुखेल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने, और अहमद जवाद साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अहमद जवाद साहब, आपसे ही आगाज करूंगा। ये महंगाई दुनिया के सबसे सस्ते मुल्क में हार की वजह कैसे बन गई? जवाब देखें, कल से जाहिर है कि KP के इलेक्शन के बाद जो है ये सवाल तो टॉक शोज में भी हो रहा है, और जाहिर है कि एक आम आदमी भी जो है उसके जहन में भी ये सवाल आता है। वो आम आदमी चाहे PTI का हो या उसका किसी और पार्टी से ताल्लुक हो, तो ये तो एक बड़ा कुदरती सवाल है। अब इस सवाल का जवाब जो है एक प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, जिसमें उन्होंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं पेश की। उन्होंने कहा है कि हमसे गलतियां हुई और उसकी कीमत हमने अदा की, और अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो हम सही नहीं चुन सके। मैं ये कहूँगा कि KP के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मेरा ख्याल है कि सिर्फ हमें अपनी गलतियों को या अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा, ना कि हम इसको किसी भी तरीके से हम जस्टिफाई करें, क्योंकि अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो फिर इसके बाद हम मजीद नुकसान उठा सकते हैं। और लीडरशिप का और मैनेजमेंट का एक ही असूल है कि जब आप जिंदगी में किसी नाकामी से, फेलियर से, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, जब आप उससे दो चार हो, पहला स्टेप आपका ये है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। नंबर 2 उसका स्टेप ये है कि आप उसकी रीजंस को आइडेंटिफाई करें कि किन वजूहात की वजह से आपको ये नाकामी देखनी पड़ी है। अब वो वजूहात जो हैं, या महंगाई है या सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है, और अगर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है तो वहां तक बात खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या सिस्टम था जिसके तहत गलत सिलेक्शन हो गई। क्योंकि हमें वो सिस्टम ठीक करेंगे तो फिर अगली तो सिलेक्शन ठीक होगी ना। तो कहने का मकसद ये है
कि हमें इसको खुले दिल के साथ इसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी आप सारा मलबा टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम और गलतियों पर डालें, जबकि केपीके के जितने भी जो कल फौरी तौर पर रिएक्शन सामने आया वहां के रहनुमाओं का, वुजरा का, इवन डिप्टी स्पीकर केपीए असेंबली का भी, वो सब यही था कि महंगाई जो है वो हार की वजह बनी है। जी बिल्कुल। जैसे कैंडिडेट्स की गलत सिलेक्शन वजह है, महंगाई भी वजह है। तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर देखें तो कहते हैं कॉमन हम आदमी पाकिस्तान जो, के सबसे सस्ते मुल्क में रहते हैं। देखें वो उन्होंने एक स्टेटमेंट इलेक्शन से पहले दी थी। अब हम एक सवाल जो है वो उभरता है इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। उसके बाद तो नहीं प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि महंगाई रीजन नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी ट्वीट में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहीं ये भी नहीं कहा कि महंगाई का इस पे कोई असर नहीं था। अच्छा, और पार्टी की दूसरी लीडरशिप जो है जिन्होंने जिक्र किया है, शौकत यूसुफजई है या आतिफ खान है या शिबली शिबली फराज है फराज वो। है जी या शौकत तरीन साहब हैं, जी। जिन जिन लीडर्स ने भी कल ये बात की है उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो मतलब हम समझते हैं एज ए पार्टी कि महंगाई भी एक रीजन है कि जिसकी अच्छा, वजह से हमें जी। अहमद जवाद साहब, महंगाई पर, टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर, पार्टी की आपस में तो तोड़ फोड़ है, उस पर इल्जाम देने से बेहतर है क्या तस्लीम ना कर लिया जाए कि बैड गवर्नेंस वजह बनी हार की? देखें बात यह है कि महंगाई, इन्फ्लेशन, इसकी वन ऑफ द रीजन तो ठीक है कि पेंडेमिक का हमें सामना करना पड़ा जो 100 साल के बाद आया और तमाम ममालिक इसको दुनिया में फेस कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ सूरत हाल ज्यादा खराब है और हम सिर्फ पेंडेमिक को नहीं उसका मोर्द इल्जाम ठहरा सकते। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गवर्नेंस को थोड़ा सा इनवर्ट भी देखना होगा। और जैसे शौकत तरीन साहब ने जिक्र किया कि गैस की टाइमली जो है वो खरीदारी नहीं की जा सकी। ये शौकत तरीन साहब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कह चुके हुए हैं और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो ये भी कह चुके हुए हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने की जो पॉलिसी है उससे वो मुत्तफिक नजर नहीं राइट। आए। और डॉलर का जो राइज करना है वो शौकत तरीन साहब ने इसको उन्होंने कहा है कि जब 152 का डॉलर परचेज किया मार्केट से डॉलर, और फिर जब ये बढ़ रहा था तो फिर आप ये मार्केट में फेंक सकते चले, थे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम बैड गवर्नेंस भी रीजन है। इसमें हमें अपनी गवर्नेंस को भी बेहतर करना चले, होगा, अपनी ठीक, आपको परफॉर्मेंस को पॉइंट आ भी गया बेहतर बिल्कुल। करना होगा। डॉक्टर अफनान जी साहब, डॉक्टर अफनान साहब तस्लीम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी तस्लीम कर रहे हैं गलतियां हुई हैं, अहमद जवाद साहब भी ये कह रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं, गवर्नेंस को भी बेहतर करना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई अगर कमजोर होती है तो फिर मुल्क भेड़ियों के हाथ में लग जाएगा और मरियम नवाज की जो हैसियत है वो सियासी बोनों से बढ़कर नहीं है। डॉक्टर अफनान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात यह है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका हो सकता है, इस बात का भी बड़ा इम्कान है कि शायद वो कुछ अरसे में बाद पीटीआई में ही ना हो, वो किसी फिलहाल और तो पार्टी वजीर में हो। इत्तलात है। वो एक दफ़ा बड़ी, हाँ जी, वो लेकिन उनकी आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना तो वो किसी को क्या सियासी बोना कहेंगे, जो सिक्का बंद जो है वो लोटा हो, तो वो किसी को क्या कुछ कहेगा। मरियम नवाज साहिबा जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लीडर हैं, आपको चाहे वो अच्छी लगे ना लगे, लेकिन ये हकीकत है आज। और उसको अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप अपना कद जो है वो कम कर रहे हैं। आप मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। और जहां तक बात रहेगी उनकी कि ये जी केपीके में जो है ये कि पीटीआई नीचे आएगी तो भेड़ियों के हाथ में चला जाएगा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए, तो सिर्फ बात केपीके की ये बात है थी कि कि उन्होंने ओवरऑल बात की कि अगर पीटीआई कमजोर होती है तो मुल्क भेड़ियों के हाथ में चला जाएगा। तो भेड़िया ज़ाहिर पीपल पार्टी भी हो सकती है, वो काफ लीग भी हो सकती है, वो पीएमएलएन भी हो सकती है। ये सारी पार्टियों जी जी और जी। बहुत सारी पार्टियों में खुद रह के आ चुके हैं, और जिनमें नहीं रह के आ चुके उनमें हमारी पार्टी में एक दफा इन्होंने आने की बड़ी कोशिश भी की, लेकिन हमने इनको लिया नहीं। तो ये जो है, ये इस तरह के लोगों की बातों को ज्यादा वो नहीं देना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और ये आके इस तरह बातें करते हैं, और ये इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ये इनकी रूटीन है कि ये झूठ बोल रहे होते हैं और ये पकड़े जाते हैं और इनको कुछ शर्म ही नहीं आती, ये फिर अगले दिन एक और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इधर है, मैं जो वो इतने ही करूंगा। बात जो है वो जो इलेक्शन हुआ है लोकल बॉडीज का, उसके ऊपर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखे, बात ये है कि हमने ये बात एक बार नहीं कई बार कही है कि जब तक पीटीआई को बैसाखियों का सहारा रहेगा, ये चलते रहेंगे। जब बैसाखियां सिरकना शुरू हो जाएंगी या कमजोर पड़ जाएंगी तो ये इलेक्शन का रिजल्ट भी जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट भी इसी तरह ही का था, जो कि आज आपने देख लिया। इससे शायद थोड़ा सा कम होता, लेकिन था अलोंग दीज लाइंस ही केपीके में कम से कम।
जिसको जो है वो तब्दील किया गया, और जो विल ऑफ द पीपल है उसको तब्दील करने की वजह से जो तबाह बर्बादी आई है पिछले 4 साल में, वो सारी दुनिया के सामने है। और जिस तरह मतलब कि जो है वो रुपए की डिवेल्युएशन जो है वो क्रिमिनल है। मैं आपको बताऊं, ये क्रिमिनल है कि आप करें, उसके बाद महंगाई की एक नई लहर आती है, फिर आप रुपया डिवेल्यू करें, फिर एक महंगाई की नई लहर आती है। आपसे रुपया ही नहीं हैंडल हो रहा, क्योंकि आपके पास ना कोई इकोनॉमिक मैनेजर थे, ना आपके पास कोई फाइनेंस के अच्छे बंदे थे, आपके पास कोई ऐसी टीम ही नहीं थी जो इकोनॉमी की जो है वो इंट्रिंसिक डिटेल्स को समझती हो कि किस चीज को हिलाएंगे तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उसकी वजह से फिर जब इन्होंने उल्टे सीधे फैसले लिए तो उसका फिर जो है वो इम्पैक्ट जो है वो सारी दुनिया के सामने आ गया है कि महंगाई भी आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी जो है वो सनतें जो है उनका बुरा हाल है। आप मतलब आप मुझे बताएं कि ये क्रिमिनल नहीं है कि जी गैस नहीं है मुल्क में? मतलब कि यार मतलब ये एक अनबिलीवेबल बात है कि एलएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमएलएन लगा के गई है, आपने सिर्फ स्पॉट, और 75% परचेजेस भी हम करके गए लॉन्ग टर्म, 25% परचेजेस के ऊपर आपने सिर्फ स्पॉट पे उठाना था, और वो आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से आप या करप्शन की वजह से ठीक जो है वो आप नहीं उठा सके। ठीक। कादिर खान मंदोखेल साहब, आप क्या कहेंगे फवाद चौधरी साहब के इस स्टेटमेंट पर कि पीटीआई अगर कमजोर होती है तो मुल्क भेड़ियों के हाथ में चला जाएगा, और फवाद चौधरी साहब को यह भी लगता है कि जरदारी साहब की कोई डील वील नहीं हुई, मुलाकातें किसी से नहीं हुई? फवाद चौधरी के बारे में मैं क्या कहूं। मैं और फवाद चौधरी साहब दोनों एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। मेरे पास 50 केस थे बड़ी मुश्किल से, और उनके पास 850 केसेस थे, क्योंकि चाचा चीफ जस्टिस पंजाब थे। इससे आगे आपको समझ, ठीक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने इतनी बड़ी गाली आज पोजीशन को दी है, अगर थोड़ी सी भी इनकी क़यादत में शर्म आया हो ना, तो इस भेड़िया को सबसे पहले हथकड़ी लगाए। जो सियासी लीडरान के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे रह चुके, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके, आलिम दीन है, उनके बारे में इस तरह गलीज गुफ्तगू, और इस बात की भी कोई इम्कान हो सकती है कि ये अगली हुकूमत की जो है का तर्जमान हो। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये इसी बातों में उसको जिंदा रखा है और आगे उसको तापी दे। भाई बहुत जबरदस्त आपने बात की है। ये तो गाली गलौज का ब्रिगेड है। ये तो जो असेंबली के अंदर ये करते हैं, ये तो सारे टीवी शो में आप देखते हैं, तो अपने कानों से सुनते हैं। उनकी गलीज, उनकी बदमाशियां, उनकी धमकियां सब आपके सामने। दूसरी बात ये कि अब इससे बढ़ के और मुकाफात क्या हो सकता है। अब फिर भी मैं पीटीआई के जो दोस्त है जवाद साहब, मैं पहली मरतबा इनके साथ बैठ रहा हूँ गालबन, या शायद एक आध मरतबा बैठा हूँ। इसने बहुत अच्छी बात है की, सारी बातें तो सब की, और मैं इस चीज को करूंगी। ठीक है, सियासी लीडर में इतनी चीज होनी चाहिए कि मान तो रहे ना सारी चीजें। गुड गवर्नेंस नहीं है वो भी मान रहे, महंगाई भी मान रहे, और जो टिकटों को सही तकसीम है वो नहीं मान रहे। मगर सवाल यहाँ पैदा होता है, आपने सारी वजीरों का नाम बता दिए। नूर आलम खान के मैंने वो तो कह रहे हमारे टिकट लेने को तैयार ही नहीं था। तो अब यासी साहब क्या करेंगे अगले मरहले में कि अगले वो अच्छे चुनेंगे, तो अगले मरहले में तो आपका पिशावर हेडक्वार्टर, जहां 12 एमपी में से 11 एमपी आपके, वहां आपके 27 वोट अगला पीपल्स पार्टी का पॉकेट है। मलक्कड़ डिवीजन हमारा है, आपका हजारे डिवीजन में हमारी स्ट्रेंथ है। आपके उस साइड पे स्वात को देख ले, चतराल देख ले, हमारी गढ़ है वहां पे। फिर उसके बाद लोअर दीर, अपर दीर जो ना, और उसके बाद मानसेरा, उसके बाद ये सारे है। वो मौलाना साहब की पार्टी ने इस एरिया में वोट ज्यादा नहीं, यहाँ मौलाना साहब की पार्टी का इन्फ्लुएंस था, ये पूरा पाकिस्तान को पता था। मगर आपको क्या हुआ, और 9 साल से आपकी गढ़ में आपका ये हाल है, आपको टिकट लेने को तैयार नहीं है। आपके वजीर खुल्लम करना चाहते हैं हमें महंगाई ने मार दिया। बात तो ठीक है, वो गलत बात उन्हें नहीं की है। हमारा है कि आपने तो नया पाकिस्तान बनना था, आपने तो 3 महीने में 200 माशी टीम के साथ आपका चाइना का रस्तू उसकी सरबराही करता। पाकिस्तान में आप 100 अरब डॉलर उसकी मुंह मारते, 100 उसकी मुंह मारते, और आप अगर IMF लोन लेते तो आप खुदकशी करते। खुशी आराम है। आपने के दौर में 10,000 अरब डॉलर के ऊपर आपने इतना शोर मचाया। आप तो अभी तक 17,950 अरब अभी तक ले चुके हैं। आप जो ठीक, बिल्कुल ठीक। कादिर साहब आपका भी पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आसिफ जरदारी साहब के इस बयान की बात करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि हमेशा बहरानों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बाहर निकाला, मुल्क चलता है एक सोच से, एक हिकमत अमली के साथ,
और क्या उनके पास कोई फॉर्मूला है मुल्क को मौजूदा बहरानों से बाहर निकालने का? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। मुफाहमत के जादूगर का ज़ुबानी बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके मजबूत तरीन किले KP से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसने कहा, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि मुल्क चलाने के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत होती है, एक सोच चाहिए होती है। पहले दिन कह दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकेगी पाकिस्तान को चलाने में। इस पर बात करूँगा। अहमद जवाद साहब, मैं आपसे पॉइंट लेना चाहूँगा। एक तो जरदारी साहब के जो उन्होंने बयान दिया उस पर भी रद्द-ए-अमल लेना चाहूँगा। दूसरा ये मरीम नवाज साहब कह रही है हेलमेट पहनकर आप लोगों को अगले मरहले में बाहर निकलना होगा। आप लोग अगले मरहले की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। आइंदा आम इंतखाबात में आपके जो नुमाइंदगान हैं, जिनको आप लोग उम्मीदवार हैं, जिन्हें टिकट्स देंगे, वो हेलमेट पहनकर अवाम में जाएं तो बेहतर होगा। नहीं, देखें, बात यह है कि पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो ये था कि वजूहात के ऊपर कि जो हमें ये फेस करना पड़ा। अब इसके बाद देखें, जैसे मैंने कहा कि हमें अपनी जो भी रीजंस हैं इस फेलियर की, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम वी कैन मेक अ कम बैक ऑल्सो। और वो कम बैक जो है वो अभी भी हो सकती है सेकंड फेज ऑफ KP के इलेक्शन के लोकल बॉडीज के, या फिर पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शंस में। तो वो इसको हम आज ये नहीं कह सकते कि हम PTI को हमने रूल आउट कर दिया जी, अब इसका यहाँ से जो है इसका फॉल है। हो सकता है कि ये जो ठोकर है ये खाने के बाद PTI के अंदर एक ऐसी अवेयरनेस आए और जिससे वो आने वाले दिनों में ज्यादा बड़े जो पॉलिटिकल बैटल्स हैं उसके लिए ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने आप को तैयार कर लें। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर हमें अपनी इस फेलियर का एहसास हो जाता है और हम इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो मैं तो ये समझूंगा कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि हमें शायद नहीं समझ आ रही थी, लेकिन एक इलेक्शन रिजल्ट ने हमें उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा दिया। तो मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता कि मरियम नवाज ने क्या कहा या और किसी लीडर ने क्या कहा। मैं आसिफ तो जरदारी साहब ये तो ये कह रहे हैं कि पहले दिन कह दिया था इनके पास कोई सोच नहीं है मुल्क चलाने के लिए। देखिए, आसिफ जरदारी साहब को पता नहीं, आई डोंट नो उनको बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि तकरीबन जिसको आप कह लें कि 14वें साल में वो दाखिल हो गए हैं, सिंध के ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं। कल की रिपोर्ट जो थी कि इस साल थर के अंदर मरने वाले जो बच्चे हैं वो कोई 700-800 बच्चे हैं। आप मुझे बताएं, किसी सिविलाइज्ड कंट्री में दुनिया के एक बच्चा मर जाए तो वहां पे क़यामत आ जाती है। सिंध के अंदर थर में अगर इस साल भी, यानी 13 साल मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी की लीडरशिप, ठीक है, जिस लीडरशिप के ऊपर वो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, उस लीडरशिप के तहत सिंध की ये हालत है कि वहां पे बच्चे भूख से मर रहे हैं थर के अंदर। ये कल की खबर है। और फिर आप देख लें कराची के जो हालात हैं वहां पे, या सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, आप कराची के सीवरेज को देख लें, गार्बेज को देख लें। वो कहते हैं ब्लेम करते हैं लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। कल आपके वो चंद दिन पहले जो गिरा है, एक बिल्डिंग गिरी है नाले के ऊपर, आप देखें वहां पे क्या क्या, नस्ला टावर को देख लें। ये 13-14 साल के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी, ये पूरे पाकिस्तान में और कोई ऐसी मिसाल नहीं है, किसी और सियासी जमात को इतना कंसिस्टेंट टाइम नहीं मिला कि वो एक सूबे में अगर किसी को मिले तो वो शायद अब स्टेबलाइज कर ले, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ये भी क्लेम करती हैं जी कि हमें टाइम नहीं मिला कंसिस्टेंट, जिसकी वजह से हम वो नहीं कर सके जो हम करना चाहते थे। कादिर तो खान पीपल्स मंदोखेल पार्टी साहब, तो कम से कम ऐसी जमात है जो ये नहीं कह सकती। कादिर साहब, 700 से ज्यादा बच्चे थर में मर गए और ये किसी मुअज़्ज़ब मुल्क में होता तो वहां तो इस्तीफे सामने आ जाते हैं, फिर वो इस्तीफों की बातें आ गई हैं। देखिए, 700 बच्चे, मुझे नहीं पता कहाँ की रिपोर्ट उसने पढ़ी है, मगर इनके दौर में तो खुदकुशियां कर रहे हैं लोग बेरोजगारी से, ठीक है। और फिर थर के अगर डायनामिक आप देख ले, आप उसको दूसरे पाकिस्तान की दूसरे हिस्से से नहीं कंपेयर करें। 800 RO प्लांट इस वक्त भी थर में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा रेगिस्तान है, वहां ज़राए माश कोई नहीं है, वहां झुग्गियों में लोग रहते हैं और हर जगह 800 RO प्लांट, आप ये समझ लो। वहां रोडों को एक जाल बिछा दिया गया,
पाकिस्तान का पहला सूबाई वहां पे एयरपोर्ट बनाएगी ताकि वहां इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए, काम कर ले। इस तरह अमेरिका में एक स्टेट रियासत बनाए, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद यानी वहां पे हर आदमी को घर पे खाना रोटी चाहिए, वहां पे अनाज चाहिए, क्योंकि रोजगार नहीं है वहां पे। और फिर उस तरह से हॉस्पिटल अगर आप जाल देख लें, दुनिया की बेहतरीन अस्पताल जो है ना 10 जिलों में कार्डियोवेस्कुलर बने हुए, दुनिया का बेहतरीन यानी जो 50 लाख से लेके 75 लाख लिवर ट्रांसप्लांट का जो सेंटर है गंबट में वो मौजूद है। बेनजीर ट्रॉमा सेंटर कराची में मौजूद है। इन सारी बातों के बावजूद अभी 6 महीने पहले मेरे जब इलेक्शन हुआ तो पीटीआई को कराची की आवाम ने 6ठे नंबर पे भेज दिया और पीपल्स पार्टी को वहां आवाम ने वोट दिया है। उसको भी छोड़िए, अभी पिछले महीने जब पंजाब में इलेक्शन हो रहा था, लाहौर में इलेक्शन हो रहा था, वहां पीटीआई तो खुद डिस्क्वालीफाई हो गई, वरना ऐसा नाड़ी कैंडिडेट तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। 4-4 फॉर्म में भरने पड़ते हैं, उसने एक भरा और आप बेगम का और सबका एक ही उन्होंने तजवीज को ना बनाया। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के 5,500 से लेके 32,500 वोट वहां पे आए, ये आपके सामने है। और दूसरे जो खानेवाल में वहां तीसरे नंबर पे आए। और फिर उसको भी छोड़िए, अभी जो कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ पिशावर 5 सीटों में से पीटीआई के 1 थे, पीपल्स पार्टी के 2 थे ये। और कराची में जहां इनका सदर पाकिस्तान गवर्नर सिंध अली मादिल शेख, फैसल वाडा, अली जैदी समेत 19 रहनुमा रहते हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के 10 सीटों में से पीपल्स पार्टी ने 4 लिए, पीटीआई ने सिर्फ 2 लिए। तो भाई रिजल्ट तो आपके सामने है, आवाम में वोट दे रही है, आपका आवाम ने रिजेक्ट कर दिए, आपके वजीर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करो। इससे ज्यादा आईना और कौन दिखाएगा इनको। लेकिन फिर मैं ये भी सवाल कर रहा हूं, चलो जो जवाद साहब बता रहे हमारी प्लानिंग गलत थी या इमरान न्याजी साहब उसको टेक ओवर करेंगे, ना जाने पिछला किसने टेक ओवर किया था, टिकटें किसने दिए। लेकिन मुझे जिन्होंने 3.5 साल भी कुछ नहीं किया है, गाजी में आ रहे वो काट देंगे वो काट देंगे, मुकम्मल प्रोजेक्ट 3.5 साल में एक भी इनका नहीं आया। फिर पीपल्स पार्टी की बात आप करे हो, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को एटम बम दिया, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया, पीपल्स पार्टी ने मिसाइल प्रोग्राम दिया, पीपल्स ने बेनजीर इनकम सपोर्ट दिया। लेकिन बकौल पीटीआई कराची जो तबाह हुआ, कराची की सड़कें टूटी, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़ी। पीटीआई वाले ये कहते हैं कि थर की जो सूरत हाल है या इंटीरियर सिंध की जो सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी की वजह से। जी थर का जवाब मैंने दे दिया, मैं आपको मजीद टाइम नहीं जाया करूं। जी कराची की जो सड़कों है आपको पता है पिछले 35 से या इनकम जो ना अर्बन एरिया में इनकी सिटी हुकूमत थी। और जो तो कहते हैं हमें इख्तियारात ही नहीं दिए गए ना, हमें पैसे ही नहीं दिए सिंध हुकूमत ने। एडमिनिस्ट्रेटर है, आपको नजर नहीं आएगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो बिल्डिंग की बात की है जवाद साहब ने, जो गिरा अभी पिछले 3-4 रोज पहले, उसमें पीटीआई के मैंने आलमगीर के वालिद साहब भी इंतकाल करे। मेरे क्वार्टर के में 5 जनाजे मेरे हल्के में, वो साइट एरिया है, वहां सिटी गवर्नमेंट का या सिंध हुकूमत का या वफाकी हुकूमत कोई ताल्लुक नहीं। वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, जैसे बैरियर टाउन, जैसे डीएचए, उन्होंने 1964 बिल्डिंग बनाई थी और वो नाला मुकम्मल पैक किया था उस पर तहकीकात हो रही है। वो साइट एसोसिएशन वाले उसका किराया ले रहे थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर अफनान साहब, शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं हेलमेट, जी बिल्कुल ठीक, कादिर साहब का पॉइंट आ गया। डॉक्टर अफनान साहब, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं हेलमेट पहनकर किसको निकलना है इलेक्शन कैंपेन में, इंतखाबी मुहिम में, ये तो वक्त बताएगा। ये तो मरियम नवाज इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है, वो मोदी की जबान बोल रही है। देखिए, मैं अब दोबारा आप मुझे बताएं ना, इसके अंदर मोदी वाला एलिमेंट ये कहाँ से सोच के लाए, ये आप इन्हीं को बुला के इनसे पूछें, क्योंकि इसका कुछ सर पैर नहीं है। मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया है केपी के इलेक्शन की, लोकल बॉडीज इलेक्शन से रेलेवेंट, क्या जो हालात इनके हुए हैं और जो ये खुद मान भी रहे हैं कि हमारा वहाँ पे काफी नुकसान हो गया है, और मतलब जो इनका गढ़ है उधर ये हार गए। उसके बाद जो और उसकी वजह भी ये खुद बता रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, दवाइयाँ महंगी हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बिजली नहीं है, गैस जो है सर्दियों में नहीं लोगों को मिल रही। तो उसके बाद आप जो है वो हेलमेट ही पहन के जाएंगे ना, आपको लोग फूल तो नहीं दे, आपको अंडे मारेंगे, जूते मारेंगे, और आप मुझे बताएं और क्या होगा इसके अलावा। और अवाम का इतना शदीद गुस्सा है इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकता। कराची से खैबर तक, गवादर से चित्राल तक कि लोग जो है वो मतलब वो उनका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। आप सोचिए, लाइफ सेविंग ड्रग 300%, 400% महंगी है। ये कोई बात है यार? आपको मतलब लोग भूखे मर रहे, लोग अब
किसी का बच्चा बीमार है, किसी की माँ बाप बीमार है, वो अपने रिश्तेदारों के लिए दवाइयां तक नहीं ले सकते। आप मतलब आप कोई मतलब, और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पहले भी यही था। मुशर्रफ के दौर में आपको एंड का दौर याद होगा, ना आटा था, ना चीनी थी, ना बिजली थी, धमाके रोजाना होते थे। ये वही परवेज मुशर्रफ की बकिया जात लाके इसमें मुसल्लत कर दी है मुल्क में, और फिर वही मुल्क का हाल कर दिया इन्होंने। तो ये जो है, और उसके बाद फिर ये लोग आके इनके तर्जुमान उल्टे सीधे बयान देते हैं। मोदी, भाई मोदी जो है उसकी फोन कॉल का इंतजार कौन कर रहा है और कब से कर रहा है? कोई आप इंटरनेशनली आपकी आइसोलेशन हो गई, आपको ना जो बाइडेन कॉल करता है, ना प्रेसिडेंट चाइना कॉल करता है, ना आपका रीजन के अंदर कोई हैसियत रही है, क्योंकि आपके जो काम है वो ऐसे उल्टे सीधे हैं कि जिसकी वजह से आपको मसाइल होते हैं। अनाड़ी लोग जो है वो ठीक तरह मुल्क तो नहीं चला सकते ना। तो ये जो है, और फिर ये इस तरह के बयान देके और लोगों के क्या कहते हैं, लोगों को गुस्सा तैश दिलाने वाली बात है। मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में पीटीआई का बहुत बुरा वक्त आने लगा है, क्योंकि इन्होंने बेतहाशा महंगाई 40 साल भी के की बाद है। पाकिस्तान और में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, सारी दुनिया ने देखा। आप कह रहे हैं कि इन्हें कोई जान नहीं रहा, पहचान नहीं रहा, या इनसे मुल्क नहीं चल रहा? देखिए, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड इन्होंने कॉन्फ्रेंस की, और वो अच्छी बात है। वो इन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे लोग जो है वो भूख से मरना शुरू हो जाएंगे, ये मर रहे हैं। उसको करना एक अच्छी बात है। मैं मैं इसको क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे सीपैक बंद है, सऊदी अरेबिया आपको पहले बहुत लिफ्ट कराता था, वो नहीं करा रहा। जो बाइडेन ने आपको कॉल ही नहीं की सदर बनने के बाद, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो ये हमारे रीजनल प्लेयर थे वो जिनके साथ तो हमारी परा बड़ी जमात ये एसोसिएशन कहती है, थी। जब हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कैसे कॉल आएगी? आपने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहा है ना, आपने एब्सोल्युटली नॉट चाइना को तो नहीं कहा ना। आपने जो बाकी सऊदी अरेबिया को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा है। आपने जिनको एब्सोल्युटली नॉट कहा है, चलो उनकी तो नहीं आई, उनकी सऊदीया तो से खैर 3 पहले से अरब ही आ डॉलर रही थी। आए ना सर, तो बाकी वहां से तो कर्जों के मुआहदे भी हो रहे हैं, वहां तो बात चल। वो वो वाली बात नहीं है जनाब। इन्होंने कहा था हम 20 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाएंगे, वो रिफाइनरी आज तक नहीं लगी। अरबों डॉलर के मुआहदे हुए, वो नहीं आए। कादिर ये साहब, आप कुछ इंटरेस्ट के कहना चाह ऊपर रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। उनकी 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 मेहरबानी है, उन्होंने इंटरेस्ट के ऊपर हमें दे दिया है, फिर भी उनकी मेहरबानी है। लेकिन जी जितनी जी, कादिर साहब। गर्म जोशी थी वो नहीं है। जो बात आप कर रहे हो, डॉक्टर अफनान साहब ने उसको नहीं किया है। जो उन्होंने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसका आउटपुट क्या हुआ? कुछ खबर है आपको? कितने पैसे मिले? नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि 1 अरब आपके रियाल ऊपर की कोई तो एतबार करने को तैयार नहीं है। 1 अरब रियाल का कहा गया। हाँ, तो फिर एक फंड बनाया देखो, अफगानिस्तान के लिए। 1 अरब रियाल तो एक फंड भी, एक सऊदी अरब ने जो ऐलान, सऊदी अरब आपके बैंक में सिर्फ पैसे ट्रस्ट रखने के लिए अफगानिस्तान के आपसे लिए आपको ट्रस्ट 4 सूद अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड भी मैडम बना, दिए जिस कि मकसद के लिए 4 बुलाई गई थी, उसके मकासद हासिल हुए। क्या हुआ है बता दें। देखिए, एक तो सऊदीया ने अनाउंसमेंट की कि 1 अरब रियाल देंगे अफगानिस्तान को इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए। फिर एक ट्रस्ट फंड बनाया गया ओआईसी के इस्लामी ममालिक ने मिलकर, जिसमें अफगानिस्तान की हेल्प की जाएगी। ये एजेंडा तो अफगानिस्तान ही था, उस हवाले से बात हुई। राइट, मंदो खेल साहब। जी, मुझे सवाल कर रहे हैं। जी जी, देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो 1 अरब रियाल का जो वादा किया है वो कैसा देंगे? क्या इसी तरह देंगे जो साल के लिए 1 अरब डॉलर को 8% दुनिया से महंगा दिए? चले क्या उसी तरह तो नहीं है कि ठीक, आप पैसे रखने के चले लिए ठीक है, ठीक है, आपका 4% पॉइंट सूद भी है। आपको दिया ब्रेक है? पे जाना है कादिर साहब। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने आज कहा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने के लिए बेचैन है। क्या सूरत हाल ऐसी पैदा होती जा रही है कि नवाज शरीफ साहब आइंदा आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अहमद जवाद साहब, आप क्या कहेंगे? आप ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा, सूरत हाल उसके लिए खुशकुन नहीं है। उसके सबसे बड़े हरीफ के वतन वापस आने की बातें होना शुरू हो जाएं। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो पीटीआई सूरत हाल को फेस करने के लिए तैयार है? देखें जवाद, बात ये है कि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अगर पीटीआई हार गई तो दूसरी पार्टी अगर जीतती है तो मैं उनको नहीं कहूँगा कि वो कोई भेड़िए हैं या वो कोई
मतलब जी जी। हमें जो भी वोट के जरिए इस मुल्क में जीतेगा हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वो चाहे पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो या जेयूआईएफ हो। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अवाम फैसला करेंगे कि किसने हुकूमत करनी है और किसने नहीं करनी। ये लहजों में और तब्दीली किस बात की तरफ इशारा है अहमद जवाद साहब? पीटीआई तो 2013 के बाद से ये कबूल ही नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, अब आप ये कह रहे हैं कि आप जो भी वोट के जरिए आएगा हम उसे कबूल करेंगे। देखिए, मैं तो एक असूल की बात कर रहा हूँ राइट। और खास तौर पे केपीके के इलेक्शंस के बाद जो सूरत हाल है उसको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने अंदर एक कल्चर डेवलप करना होगा, और इस कल्चर ये डेवलप करना सिर्फ पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। हमें, अगर हम जीत जाएं तो हमारे लिए सेलिब्रेशन, और अगर हम हार जाएं तो धांधली। इस कल्चर को चेंज करने की जरूरत जी है। हमें अब एक्सेप्ट करना होगा और हमें अवाम की राय का एहतराम करना पड़ेगा। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि मियां नवाज शरीफ के आने की खबरें आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। देखें, वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, और उनकी सियासत जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर है, उन्हें पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, यहीं पे सियासत करनी चाहिए। उन पे अगर मुकदमात हैं उनको उन मुकदमात का सामना करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई या हमें किसी किस्म की कोई फिक्र होनी चाहिए कि मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं। मियां नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल पार्टी के, एक सियासी बड़ी जमात के लीडर हैं, उनको पाकिस्तान में होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो उनको वापस आना चाहिए। तो मैं तो इसको कोई ऐसा पीटीआई के लिए कंसर्न नहीं समझूंगा। हमारे लिए जो कंसर्न है जवाद साहब, वो ये है कि हमने केपी के इलेक्शंस के का पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से करना है। देखें, जिस तरह होता है ना, एक डेड बॉडी का आप करते हैं पोस्टमार्टम, तो आप उसकी कॉजेज को ढूंढते हैं कि किस वजह से ये हुआ। तो हमें इसका जी पोस्टमार्टम करना होगा, और उसमें जो हमारी नालायकियां हैं या हमारी कोताहियां हैं, या कोई हमारे से हमने नजरअंदाज किया है किसी चीज को, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन खराब हुई है, महंगाई है या गवर्नेंस है, अवाम किस वजह से हमारे से मुतनफिर हुए, और उन्होंने जो कि 8 साल के बाद जो है तकरीबन हमें जो है वो रिजेक्ट किया उन्होंने बल्दियाती इलेक्शंस में। तो हमें उन हकायक को, उन जी। वजूहात को देखना पड़ेगा, और ये हमारा कंसर्न होना चाहिए कि वो वजूहात क्या हैं, और उसके लिए हमारे पास टाइम है। राइट। हमारे पास अब 2023 के इलेक्शन से पहले टाइम है। मैं राइट, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इस केपी का टाइम के इलेक्शन दौरान जो है आप लोग ये अपनी हो गलतियों का सकता उजाला है कर लेंगे, ठीक है? हमारे लिए, जी ये हो सकता है ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाए कि चले हम इससे अपने सबक हासिल कर चले लें और अपना रास्ता जो है, अपनी डायरेक्शन है, उसको ठीक कर लें। ठीक है। डॉक्टर अफनान साहब, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और कब तक आ रहे हैं, कुछ आपके पास इस बारे में खबर है? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो उनका जो है वो अगर बात चले तो वो कल ही आ जाए, और उनको उनको कोई ना उनका दिल वहाँ पे रुकावट क्या लगता है है, ना फिर? उनको कोई शौक है बाहर रहने का। देखिए, वो जो हमारे खिलाफ जो मामलात हुए हैं पिछले चंद सालों में, जो जिस तरह ताकत का इस्तेमाल करके हमें इलेक्शन हराया गया, हमारी लीडरशिप के खिलाफ झूठे केसेस बना के उनको जेलों में डाला गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नैब की तहवील में उनके उनकी उनकी दवाइयाँ नहीं दी गई, उनको खाना बाहर से नहीं आने दिया गया, जिसके बाद उनके प्लेटलेट जो है वो जीरो हो गए, और उनको मतलब कि एक तरह से कत्ल करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो है ज़ाहिर है हमें अब इन चीज़ों का हमारे कौन लिए बहुत कौन बड़ा कत्ल करना कंसर्न है चाह रहा था कि डॉक्टर साहब? जिन्होंने, देखिए, जो ये सारा कुछ जिन्होंने ये कुछ किया है, ये जो हमें जिन्होंने हराया है, ये सब उन्हीं की मौजूदा साजिशें है हुकूमत? ना। ये नैब 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 जो है वो, जो लोग नैब चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हेल्थ। तो जो लोग नैब के तहवील में जो कुछ हुआ है, उसकी जब भी मौका आएगा उसकी हम तहकीकात कराएंगे कि कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था और वो किस किस ने क्या क्या किया। राइट। क्योंकि उनके जीरो जो प्लेटलेट्स हुए थे, वो ये ऐसे कोई किसी के जीरो प्लेटलेट्स नहीं होते कि आप एक आदमी के एकदम से जीरो हो जाए प्लेटलेट्स। तो वो जो है, ये जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह अच्छा आवाम के सामने हम इन चीजों को लेके अच्छा आएंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन मियां साहब वापस कब आ रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, हम जो है वो हालात को बड़ी गौर से देख रहे हैं कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो जो कुछ इस मुल्क के साथ पिछले 3-4 साल में हुआ, वो अब उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ये आंखें जो डॉक्टर है साहब वो खुल गई हैं और मामलात उन्हें समझ में किसी आ और गया है। तरफ जाते आप लोग देख रहे हैं, जराए तो कुछ और बता रहे हैं, लंदन में मुलाकातें भी हुई हैं काफी ज्यादा।
देखिए हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो जिसके अंदर किसी की कोई मदाखलत ना हो। अवाम की ताकत जो है और अवामी नुमाइंदे जो हैं पाकिस्तान को गवर्न करें, और ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको ये ना हो, और उसके अंदर जो भी फिर जीते, अगर बेशक अहमद साहब जीते या मंदोखेल साहब जीते, जो भी जीते वो आए अपनी हुकूमत करे और फिर अगला इलेक्शन हो। लेकिन ये जो हाइब्रिड सिस्टम और ये लाना है निकालना है, किसको लाना है किसको निकालना है, क्यों लाना है क्यों निकालना है, ये सिलसिला नहीं चल सकता। इसकी वजह से 74 साल हो गए हैं हमसे, बहुत सारी जी कौमें जो हमसे पीछे थी वो हमसे आगे निकल गई। तो ये हम ठीक। इसको हम नहीं मानते, और हमारी जद्दोजहद इसके खिलाफ है, और वोट को इज्जत दो भी यही है। राइट। कादिर खान मंदोखेल साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, आपको भी लगता है नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? दूसरा ये बताइएगा, जिस तरह पीटीआई केपीके में शिकस्त को तस्लीम कर रही है, अपनी गलतियों को मान रही है, सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात आने वाले कुछ अरसे में होंगे, उसमें अगर नतीजा पीपी के, जैसे मैं कराची की बात करता हूँ, हैदराबाद की, सक्खर की, मीरपुर खास की, यहाँ से नतीजा अगर पीपी के हक में ना आए तो क्या पीपी भी बिल्कुल इसी तरह कबूल करेगी जिस तरह केपीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबूल कर लिया, जेयूआई फेक की जीत को तस्लीम किया? हमने तो पिछला इलेक्शन भी कबूल किया है, जहां से कोई काउंसलर यूसी नाजिम हो सकता वो वफाकी वजीर एमएनए बन गया। 14 एमएनए कराची से बने, कुछ तस्वर भी नहीं कर सकते। आज भी आप कराची किसी बंदे से पूछ, वो आपको हंसने के अलावा कोई बात नहीं करेगा। हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिए। हम चाह रहे हैं कि जमहूरी सेटअप जो है ना वो किसी और की दाखिलत ना हो। और इलेक्शन था, जरदारी साहब ने कहा आरोप इलेक्शन है, लेकिन जरूर आपने आरोप बोला था, आज साबित हो गया। तो सवाल ये, हमको हमारे एतराजात होते हैं इलेक्शन पे, आपने देखा, हम उसको मानते हैं कि ठीक है एक चीज होना चाहिए। तो जो नतीजा सिंध के शहरी इलाकों से बल्दियाती इंतखाबात का आएगा, पीपी उसे खुश दिली से तस्लीम करेगी? 100% करेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। कादिर खान मंदोखेल साहब, डॉक्टर अफनादुल्लाह खान साहब, अहमद जवाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात आने वाली सूरत हाल की बिल्कुल वाज़ेह मंजरकशी कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।